आवाज आ रही है भाई? गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल सब लोगों के भाई, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल है? हाँ, गुड आफ्टरनून। क्या सब बच्चों ने वो जो मैं यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट डाल रहा हूँ, कॉलची सीन और वो सब देख रहे हो क्या? यस, बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे एपीसी वाला मैंने डाला था एक, है ना? और मैंने वो भी डाला था आपको, जाइगोट हैप्लॉइड डिप्लॉइड। यस। हाँ, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बेटा 10 अगस्त को टेस्ट का मैं सिलेबस बता देता हूँ, पूरा सेल और सेल साइकिल कंप्लीट। एक मतलब क्यूमुलेटिव टाइप का टेस्ट होगा सारे सब्जेक्ट में। जूलॉजी में भी शायद 2 चैप्टर आएंगे या 3 आएंगे। फिजिक्स में भी कुछ क्यूमुलेटिव आएगा और केमिस्ट्री में भी क्यूमुलेटिव आएगा। आज आपके पास 10 दिन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले बैठो और फटाफट से क्या करा करो कि जैसे आज का दिन है कि आपने पूरा सेल साइकिल रिवाइज कर लिया है, ऐसे एक एक दिन करके एक एक चैप्टर रिवाइज करो पूरा पूरा। शाम में 4 से 5 घंटे उसमें लगाओ आप लोग। यस। यस। लिपोप्रोटीन वाला देखा था भाई? यस। बेटा एडवांस बुक को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है और जिन बच्चों ने ऑर्डर किया था उनकी एडवांस बुक जल्दी जल्दी डिलीवर करा देंगे। 7 या 8 तारीख तक डिस्पैच में जा रही होगी वो। हाँ ना, 1-2 दिन ऊपर नीचे बस। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को 10 तक मिल जाएगी, क्योंकि कुछ को 1 दिन में 2 दिन में या उससे 1-2 दिन मतलब मिल जाएगी अब आपको। यस। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों ने डीपीपी लगा ली है सेल की और सेल साइकिल की, मुझे बताना। सेल साइकिल और सेल की डीपीपी कितने बच्चों ने लगा ली है? उसके सॉल्यूशन भी आपने देख लिए हैं? अगर जहां पे डाउट था, कुछ क्वेश्चंस आपको लगे नए टाइप के थे, अजीब टाइप के, बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस थे, बताओ जल्दी से। यस। यस। कोई ऐसा है जो पापी जिसने नहीं लगाई अभी तक? हाँ, पुराने नोट चल जाएंगे बेटा। सर आप अपने ही क्वेश्चन में फंस जाते हो भाई, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं क्वेश्चन रटता थोड़ी हूं यार। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है तो पहले मैं उसको लॉजिकली सॉल्व तो करूंगा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि क्वेश्चन चाहे कोई भी बनाए या कोई भी सॉल्व करे, उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनना चाहिए। तो कोई दिक्कत कहाँ है उसमें, ये बताना। मैं कोई बेटा साक्षात ये थोड़ी है कि मेरे अंदर शक्तियां आ गई हैं। मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक लर्नर ही हूं ना, मैं भी चीजें सीखता हूं। तो जहां पर मुझे लगता है कि डाउटफुल है तो मैं उसको रोक कर प्रॉपरली सही आंसर की तरफ बताता हूं। मैं कहूं कि नहीं मेरे को सभी आता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप समझो। पर क्योंकि इतने साल हो गए, हम मैक्सिमम चीजें सही पढ़ाते हैं और सही ही रहती हैं। और दूसरा, हमें ये पता है कि कहां पर कैसे करना है ना? तो ऐसा घमंड में बेटा बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलनी भी नहीं चाहिए, मैं बोलता भी नहीं हूं ऐसी ही चीजें। मैं सिर्फ 2 चीजों को मतलब करता हूं। मुझे मतलब ये चीज पसंद नहीं है कि कोई ये बोले कि हमने आपके लिए इतना कुछ कर दिया, बस वो वाली चीज, या मैं आपको मतलब सब कुछ दिया, वो नहीं पसंद है। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ किन चीजों को लेके, कि मैं बच्चे के लिए पढ़ाता हूँ। मैं टॉपिक ऐसा पढ़ाता हूँ कि बच्चे को समझ आए, उसको फायदा हो। मैं कभी किसी कोचिंग किसी संस्थान के लिए पहले भी नहीं पढ़ाता था, और मेरी कोई ऐसी वीडियोस पहले भी नहीं है जहां पर बहुत तारीफ कर रहे हैं यार, वाह ये कोचिंग है जो बहुत बढ़िया, ऐसे कोई वीडियोस भी नहीं है। और मैं सबसे कम बोलता था हमेशा से पहले से। क्यों? क्योंकि मैं क्यों बोलूं कि कोई महान है? भाई कोई भी आदमी है, जैसे मान लो मैं सबसे महान आदमी की बात कर लेता हूँ कि मान लो ये सबसे महान आदमी है, तो वो भी तो कोई बच्चा रहा होगा, नॉर्मल इंसान रहा होगा ना। यस और नो? ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, यस। पढ़ाई करिए। सर्वे किस तरह का स्टार्ट है भाई? बैकलॉग गलत होने पे बच्चे पेरेंट्स गुस्सा हो रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो गलत? चलिए चालू करें। प्लान क्या है बता देता हूं। अभी तो स्टार्ट किया। प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम लिविंग वर्ल्ड खत्म करेंगे इस वीक में, और अगले वीक में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को शायद रक्षाबंधन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने सैटरडे नहीं, सैटरडे रक्षाबंधन कब है? 4, 5, 6, हाँ सैटरडे को है। तो सैटरडे नहीं पढ़ाया, संडे पढ़ा दूंगा, पर मैं पढ़ा जरूर दूंगा 3 दिन। ठीक है। यस।
मुझे रिमूव करने के लिए सर्वे था? कैसी बात कर दी? क्या बात कर रहा है? हमें तो वो भी नहीं हटा पाते जो क्या ना जहां पे हम है नहीं है। क्या करें? टेंशन ना ले, है ना? हाँ ठीक है, पढ़े। चल ठीक है, जाने दो यार, मैं कुछ बोल जाता हूँ झगड़ा हो जाता है। आ जाओ, चालू करें। सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन तो आ जाता है, दो भी आ सकते हैं। एनटीए का कुछ पता नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेके, लेकिन एक क्वेश्चन आता है। मुझे कितने लेक्चर पढ़ाने चाहिए? 2 या 3 मैक्सिमम, मतलब 2 में हो जाए तो ठीक है, 3 मैक्सिमम मतलब इस पे लेके जा सकते हैं। इसमें ये चैप्टर हो जाना चाहिए। 2 में भी करा सकते हैं, 3 में भी करा सकते हैं। यस, ठीक है। यस यस, तत्व इनफ नहीं है, कहे इनफ बेटा, कर ले। फ्रेम थोड़ा नीचे कर लूं बेटा, कैमरा ठीक है। हाँ यस, 3 साल से तो नहीं आया बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं आया तो 20 साल। अच्छा, मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, मैं आपको बताता हूँ। पेडिग्री का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर भी आया, उससे 1 साल पहले भी आया, और उससे एक बार 2016 वगैरह में आया था। पिछले 10 साल में 4 या 5 बार आया पेडिग्री, उसमें से 2 बार तो लास्ट ईयर ही 2 साल से आ रहा है। अगर मुझसे आप पूछोगे कि पेडिग्री का क्वेश्चन आने के कितने परसेंट चांस है, 50%। तो लिविंग वर्ल्ड एक छोटा चैप्टर है, चांसेस है एक ही क्वेश्चन आएगा, और छोटा चैप्टर होने की वजह से इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह काफी कंप्रेस है। पर कहां से मुश्किल आता है मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले ये फीचर ऑफ लिविंग वाला टॉपिक वैसे तो डिलीटेड है, पर सिलेबस में लिख दिया, जैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है शायद, ये नॉट इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा नई वाली में, लेकिन ये क्या है बेटा, उसमें दे रखा है, सिलेबस में मेंशन है ये। तो अगर सिलेबस में मेंशन है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सेफ साइड पढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा बहुत बता देते हैं। उसके बाद आपको मुझे क्या पढ़ाना है? आपको पढ़ाना है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, सही है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये सब पढ़ाना है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नॉमेनक्लेचर का टॉपिक, फिर टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो 2 से 3 क्लास में इसको करा दिया जाता है चैप्टर को। ये वो टॉपिक है, जैसे नॉमेनक्लेचर, यहां पर आपको जो पढ़ाया जाएगा वो क्या है बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वगैरह ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, यस और नो। और टैक्सोनॉमी कैटेगरी में क्लास ऑर्डर ये सारा। यहां पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा टैक्सोनॉमी में, कि लीनियस ने क्या किया था, और ये सारी चीजें। हो गया, चालू करें अब, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें। चलिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा। चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में 3 या 4 टॉपिक, पहले एक टॉपिक और था जिसे टैक्सोनॉमिक एड्स कहते थे, वो हट गया, जिसमें हम हर्बेरियम वगैरह पढ़ाते थे। अच्छा, ये लिविंग वाला जो पार्ट है, ये वैसे मतलब एनसीईआरटी से हट गया है, पर सिलेबस में मेंशन लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको सेफ साइड पढ़ा देते हैं। मेन इसमें 2 टॉपिक हैं, एक है नॉमेनक्लेचर और एक है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो चैप्टर में 2 या 3 क्लास लगती है। एक क्वेश्चन इससे आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आसान आता है, पर मुश्किल क्वेश्चन कहां से आएगा बताता हूं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी में कुछ डाटा है यहां पर, वो डाटा जो आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको आ जाता है। चले बेटा, स्टार्ट कर ले।
यस, ठीक है बच्चे। दूसरी चीज क्या है बेटा, हम लोग आपके लिए सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि आप बैकलॉग कवर कर लो, है ना। उसमें दो दो तीन तीन चैप्टर हम लोग करा देंगे, ठीक है। वाईटी पे एक सीरीज जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर क्या है, हाँ उस पर हम लोग क्या है, क्या करेंगे, दो तीन 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 क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। सॉरी, दो तीन तीन चैप्टर जो हैं बैकलॉग हैं आपके, उनको करा देंगे ताकि आपके कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करूं मैं, लिविंग वर्ल्ड चालू करूं? बहुत टाइम ले लिया आपका, वेस्ट कर दिया। नहीं, अच्छा मैं दो तीन चीजें आपसे बस बात करना चाह रहा था बेटा। आपको पढ़ते हुए एक डेढ़ महीना जो भी टाइम हो गया, 2 महीना जो भी टाइम हो गया, प्लीज अपने सिलेबस को दिमाग में बनाए रखो कि क्या करना है। हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन आइडिया होने चाहिए कैसे आते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपको पता चले सिलेबस टेस्ट का पूरी जान लगा के देना है। 10 अगस्त को आपने सिलेबस टेस्ट का बहुत अच्छे से तैयार करके देना है। अब आप सोच लो, आपको सेल साइकिल और क्या आएगा बेटा, आपका सेल साइकिल और आपका सेल डिवीजन वाला 2 चैप्टर आ रहे हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ का, और उसमें आ रहे हैं 2 या 3 चैप्टर जूलॉजी में। ऐसे ही आपके फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री, और उसमें आज से ही लग जाओ प्लान बना के, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे ये 3-4 दिन पढ़ेंगे नहीं, वो स्टार्ट करेंगे 5 अगस्त के आसपास से उस क्यूमुलेटिव टेस्ट के लिए। प्लीज मत करो, पूरी ताकत से आज से ही लग जाओ, पूरी ताकत से। और हर क्यूमुलेटिव टेस्ट को अपनी एक वो बनाया करो स्ट्रेंथ, कि नहीं मैं एकदम बढ़िया से मुझे देना और उसमें मुझे टॉप करना है। हम कल क्या हुआ, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि नॉर्मली क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो उनमें से एक पेरेंट्स थे एक बच्चे के, वो मतलब कंट्री में नहीं रहते, बाहर वर्क करके पैसा अर्न करते हैं और बच्चों को फीस वगैरह देते। तो वो पेरेंट मेरे को ये बोल रहे थे कि सर अगर आप कहो तो मैं आपके घर के आसपास कोई रूम वगैरह कोई ऐसे ले लेता हूँ, और मैं जॉब भी छोड़ देता हूँ, मैं बच्चों के लिए मैं 1 साल 2 साल जॉब छोड़ देता हूँ। इनको ये किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाए, इनको 2-3 साल हो गया। आप 5 मिनट बस मिल लेना बच्चों से कभी कभी, उससे मेरे को संतुष्टि रहेगी कि आपकी गाइडेंस में रहेंगे। मैंने उनको यही समझाया कि जब तक बच्चे को महसूस नहीं होगा, वो कहते हैं सर मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे बच्चे के टेस्ट में मान लो अभी भी 600 आ रहे, तो 700 क्यों नहीं आ रहे, वो क्या कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसको 3 साल 4 साल हो गए। तो उनकी जो बातें थी ना, वो बहुत मतलब वैसी पेनफुल थी। मतलब मैं करूं क्या, आप बताओ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? मैं चाहता हूँ बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, मेहनत करे, अच्छा कर ले अपनी लाइफ में, मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? फिर उन्होंने ये बोला कि यार अगर नहीं हो सकता तो क्या मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, क्या इसका यही वो है? फिर बोल रहे कि यार ये बच्चे क्यों नहीं फील करते कि मुझे उनको बहुत एफर्ट करने की जरूरत है। मतलब लिटरली उनको, उनकी बातें सुन के अब मेरे पास क्या जवाब है बताओ? मैं क्या ही बोल सकता हूँ? मैं यही तो बोल सकता हूँ कि सर बच्चे को मेहनत करनी चाहिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि सर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और चीजें करा दें। मैं यही बोल सकता हूँ। अब मान लो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि पेरेंट्स बेटा मेहनत करते हैं आपके लिए, तो उनकी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है। तो हमें क्या करना है, खुद को थोड़ा एफर्ट बढ़ाते रहना है। ये हर लोग क्या है कि नई नई चीजें बताते हैं, वो नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर के लेक्चर देखने होते हैं, उसको आना चाहिए लेक्चर देखने का मतलब। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, क्वेश्चंस बनाने, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने, टेस्ट देने, यही बेसिक प्रोसेस को सही से करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी होती, खुद के प्लान नहीं बनाने होते। एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मेरे 272 नंबर है, पहले अटेम्प्ट में 140 थे, अभी 272 नंबर है। मैं सोच रहा हूँ सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फुल सिलेबस दूंगा। मैंने कहा कि भाई जब तेरे 2 साल में 272 आए हैं, तो पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेगा? कहीं ना कहीं हमें रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, हमें सही चीज समझ आना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने उसको वही बोला, मैं कहा यार तू कैसा बेवकूफ से, मैं सीधे वॉइस मैसेज में ऐसे ही बोल देता हूँ, भाई क्या कर रहा है तू, क्या सोच रहा है? तू प्रॉपरली सिलेबस कर फरवरी तक टाइम देके, ताकि तू जब टेस्ट दे तो तुझे कुछ आता हो। ये लपेटने वाले काम से होगा नहीं। तो आपको अपनी सिचुएशन सबको पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से करो। इसीलिए मुझे आपके बैच में कई बार मन करता है कि मैं अब जैसे कुछ कुछ दिन निकल जाए तो डाटा करूं प्रॉपरली। भाई कौन कौन ऐसा बेवकूफ बच्चा है जिसने अभी तक असाइनमेंट क्यों नहीं बना रहा, वो कुछ भी हो जाए तुम बैकलॉग होने कैसे दे रहे हो? तुम अपने दिमाग में ये बात बना के रखो कि आपका अपना एक वो है, एक रोल है लाइफ में, ये करना है आपने। फेल हो गए नहीं हो गए ये बाद की बात है। जब साल भर के लिए आपने कोई बैच ज्वाइन किया है तो पूरी ताकत से उसको करो, पूरी जान लगा के उस बैच को अटेम्प्ट करो, उसमें क्लासेस करो, आप उसके सारी चीजें बनाओ। फेल होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है, पर ये चीज तो आपके हाथ में है, इसको अच्छे से करो। कई बार हम लोग इतना मजबूर, कल मैं इतना सामने असहाय फील कर रहा था कि यार टीचर क्या करेगा बताओ इसमें। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्लीज अपने आप को बदलो, अपने अपने तरीके बदलो।
इस तरीके से मत पढ़ा करो कि लेक्चर ऐसे देख रहे हैं, लेक्चर को लिखा करो। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो गंदी राइटिंग में लिखो, कुछ याद करो साथ के साथ, नोट्स प्रॉपरली बनाकर उसे याद किया करो। चैप्टर खत्म हो जाए, लेक्चर याद करो, चैप्टर याद करो पहले, फिर उसके क्वेश्चंस बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, टेस्ट में पूरे नंबर लाने की कोशिश करो मेहनत करके, अपनी गलतियां पहचानो, नहीं तो कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। प्लीज इस चीज को करना स्टार्ट करो। यस, हाँ, ठीक है, यस, यस, ठीक है, प्लीज करो। क्योंकि आप सोचो पेरेंट्स किस लेवल पे सोचते हैं कि जॉब छोड़ के हम बैठ जाएं और फिर इन बच्चों को तैयारी कराएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम अर्नेस्ट मेयर है। अर्नेस्ट मेयर का देखो कितने साल से कितने साल तक जिंदा थे, 1904 से 2004 तक। इसका मतलब ये 20th सेंचुरी होती है 1900 कुछ तक। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनको हम कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखो अर्नस्ट मेयर। क्या लिखोगे, अर्नस्ट मेयर। क्या लिखोगे, साइंटिस्ट का नाम अर्नस्ट मेयर। क्या लिखोगे, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन कौन सी सेंचुरी में थे बेटा, 1800 कुछ में थे, तो वो 19th सेंचुरी कहलाती है, 19वीं सदी कहलाती है। ये 20वीं सदी के, इनको डार्विन कहा गया। दूसरी चीज याद रखोगे कि इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी, सबसे पहला पॉइंट ही चैप्टर में लिखना है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन क्या थी भाई, डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की एक डेफिनेशन दी थी इन्होंने। इन्होंने कहा था कि स्पीशीज वो होते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इनको मिला था ट्रिपल क्राउन प्राइज। ट्रिपल क्राउन प्राइज कह सकते हैं, या बेसिकली क्या है, एक ऐसा मतलब 3 अलग अलग इनको प्राइज मिले थे। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं क्या है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से सुने बेटा। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं इनको। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब 3 अलग अलग अवार्ड हैं इनको जो मिले थे, ठीक है। यस बेटा, ये लोग साइंटिस्ट हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हम जैसे टीचरों से लाख गुना है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है सोसाइटी के लिए। इनको प्राइज मिलना समझ में आता है, लॉजिकली समझ में आता है। टीचर लोगों को प्राइज वाइज नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, वो तो पढ़ा रहे हैं, उसकी वो सैलरी ले रहे हैं। समझो ध्यान से, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप समझो इसे। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। देख रहे हो डार्विन कितने महान थे कि उनके नाम पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, तुम जो है तुम कालिदास हो, तुम मतलब तुम अपने आप को शायरी कर रहे हो, तो तुम अपने आप को वो कौन से शायर हैं, है ना, जिनका नाम लेते हैं, है ना, फैज समझते हो या गालिब समझते हो। तो इस तरीके से डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखो इनको क्या क्या मिला, नाम आ सकते हैं, बल्जान प्राइज मिला है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी ये मिला है, और क्रैफोर्ड प्राइज मिला है इसमें, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है, सही है, क्लियर। ये चीजें आ सकती है इसमें, है ना, ये चीजें आ सकती है। तो जैसे वो आ गया था ना उसके स्टार्टिंग में से, सेल वाले चैप्टर में से, इसमें से ये आ सकता है। ये नोट कर लो फटाफट से, सबसे पहले पॉइंट में ये नोट करो, फिर हम लोग लिविंग वर्ल्ड को चालू कर रहे हैं। नोट कर लिया सबने, बारिश हो रही है, बात बहुत तेज। एनटीए फोटो देख के क्वेश्चन पूछे चांसेस नहीं है, ईयर्स आएंगे नहीं। कि देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी साइंटिस्ट का जन्म और डेथ ईयर नहीं पूछता, उसका कंट्रीब्यूशन का ईयर पूछता है। तो ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं मतलब मान लो मैं टीचर हूं, तो मेरे को पता है पेपर में ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये चीजें आएंगी। बारिश आ रही है नाव निकालो चलो जल्दी। हाँ नाव निकालो चलो, नाव ना जिसमें बोट, रेडी करो। हाँ नोट कर लो बेटा, चलो जल्दी करो। हाँ बेटा आया था मेरा, बता रहा है बारिश आ रही है। मैंने कहा बारिश आ रही है तो चलो नाव निकालो, है ना, जल्दी से जल्दी। ठीक है, गांव में होता था ना, आंधी आती है तो चलो आम लूटने चलते हैं, किसी के बाग में गिरा होगा, आम बिन के लाएंगे खाएंगे। नहीं, हाँ, वहां आम बिनने गए, अपने कपड़े उड़ गए, छत पे डाले थे। यस, हाँ, ठीक है, चलो
तेज आ रही है भाई, हाँ तेज आ रही है। चलो चालू करें। चलो, एम्स दिल्ली की कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर, चलो चैट प्राइवेट, प्राइस के नाम याद करने नहीं, सिर्फ ये याद करना है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा, सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं व्हाट इज लिविंग। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करती है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, लिख लिया सबने, स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है आपसे कि जब मैं अपने आसपास देखता हूं, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने जब आसपास देखते हैं, मेरी बात सुनेंगे तो हमारे आसपास क्या दिखता है, सुनना, हमारे आसपास क्या दिखता है, हमें दिखता है क्या क्या चीज, हमें दिखते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी लीफ एक सीजन में गिर जाती है। हमारे पास क्या दिखता है बेटा? हमारे पास फ्रेश वाटर की लेक दिख सकती है, रिवर दिख सकती है, हमारे आसपास डेजर्ट दिख सकते हैं, ओशियन दिख सकते हैं। अब आप जहां रहते हो ना, जहां मैं रहता हूं वहां ये सब तो दिखता नहीं है। उसके अलावा गैलोपिंग हॉर्स होता है, चौकड़ी भरते हुए, चौकड़ी मतलब खुशी में दौड़ते हुए घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर दिख सकता है। ये मतलब वो बातें हैं जो रियल में हमें तो नहीं दिखती हैं, पर ये क्या कहना चाह रहा है, जब आप अपने आसपास देखते हो तो हमारे आसपास दो तरह की चीजें दिखती हैं, एक लिविंग हो सकती है, दूसरी नॉन लिविंग हो सकती है। तो अराउंड अस हमें क्या ऑब्जर्व हो सकता है, ये लिखना है। ये वाली बातें लिखनी है नहीं लिखनी, आपको ये लिखना है सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो आपको हेडिंग डालनी है व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, तो आपको ये लिखना है कि अराउंड अस लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन लिविंग हमारे पास चीजें हैं, अराउंड अस लिविंग और नॉन लिविंग है। दूसरी चीज क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व कंपटीशन, कंपटीशन, प्रिडेशन, आपको समझ में आ रहा है? प्रीडेशन, कॉपरेशन, ये सारी चीजें हम, प्रिडेशन, कंपटीशन या पेरेंटल केयर, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? इसको एनसीईआरटी लिखती है कन्फ्लिक्ट और कॉर्पोरेशन। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे में हम सहमत नहीं है, कॉर्पोरेशन ये किसके बीच में है? अमंग लिविंग। किसके बीच में? अमंग लिविंग। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज क्या है? हम ऑब्जर्व करते हैं अमंग लिविंग। सर हमें ये वाली बात लिखनी है, ये जो यहां लिखी है नहीं लिखनी। आपको ये समझना है कि आपके आसपास ये दिखता और ये दिखता है। अब होता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी एनसीईआरटी थोड़ी वीक है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो इसी में उलझे रहते हैं, गैलोपिंग हॉर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तेरे घर के आसपास अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है बहती हुई रिवर, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा नीट में। तुझे ये समझना है कि हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, और जो लिविंग है उनके बीच में या तो कंपटीशन हो रहा है, कोई किसी को खा रहा है, उसके अलावा पेरेंटल केयर है, पेरेंटल केयर मतलब अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है और कॉपरेशन है। कन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट है और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे पेरेंटल केयर हो सकता है। अमंग लिविंग हमारे पास क्या होगा और क्या दिखता है, और इसके अलावा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है कि सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर के जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ट्रैफिक बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ये मिल गया, ये समझ आ गया बेटा हमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है। तो हमें जो ऑब्जर्व होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग होता है, हम ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं। कॉम्पिटिशन क्या ऑब्जर्व करते हैं? कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पेरेंटल केयर, ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। नाउ व्हाट इज लिविंग? जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन बनती है, आप समझना ध्यान से। एक हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन बनती है जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम व्हाट इज लिविंग की बात करते हैं, व्हाट इज लिविंग की बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के व्यू आते हैं, टू टाइप ऑफ व्यू हमारे दो तरह के आते हैं। पहला व्यू है फीचर ऑफ लिविंग, कि लिविंग के क्या क्या फीचर होते हैं, मतलब कौन से ऐसे फीचर हैं जिसके हिसाब से लिविंग होता है। जैसे मान लो वो मूव करता है कि नहीं करता, रिप्रोड्यूस करता है कि नहीं करता, उसको हम लिविंग कहते हैं। रिप्रोड्यूस हो गया ये सारा, है ना, ब्रीदिंग कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, ये सारे फीचर हो गए। दूसरा व्यू है
जिसे फिलोसफिकल व्यू कहते हैं। फिलोसफिकल व्यू का मतलब होता है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पर्पस क्या है लिविंग का, व्हाट इज पर्पस ऑफ लिविंग, व्हाट इज पर्पस ऑफ लिविंग, यस और नो। तो आप जरा सोचो ध्यान से, हमारे आसपास कई तरह की चीजें मिलती हैं, सुने ध्यान से, हमारे आसपास कई तरह की चीजें मिलती हैं, लिविंग नॉन लिविंग है। उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में कंफ्लिक्ट मतलब कोई किसी को खा रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, कल मुझे एक बहुत खराब चीज हुई, मेरे पास एक पाइप है जिसमें मैंने हाइड्रोपोनिक टेक्निक डेवलप किया था। उस पाइप में क्या हुआ, मैंने एक मतलब सीड है, एक बेल वाला पौधा है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। वो क्या होता है, वो एक सीजन में उगता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मैंने उसके लास्ट ईयर से सीड बचा के रखे थे, मैंने 4-5 सीड लगाए, उसमें से एक सीड अभी ग्रो किया, कुछ सीड रखे हैं पर बाई चांस एक सीड ग्रो किया है, और उस सीड का इतना बड़ा प्लांट हो गया था। मैं 5-7 दिन से उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और उसमें नहीं पंप, क्योंकि वो बालकनी में था तो अगर पानी कम पड़ता था पानी दे रहा था। कल मैंने देखा यार उसको किसी बर्ड ने शायद उखाड़ दिया। अब इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार ये क्या कर दिया उसने, उसको पता ही नहीं, उसको खाना भी नहीं था, उसको खाना होता तो वो प्लांट थोड़ी खाना था उसको, उसने उखाड़ दिया उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई कई तरह के कन्फ्लिक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब सेल के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, यस, कौन सा केमिकल। अब यहां पर कह रहा है कि जब हम बात करते हैं लिविंग की तो दो तरह के व्यू हैं। ये मेरा साइंटिफिक व्यू है, ये साइंटिफिक व्यू का मतलब है कि क्या फीचर होते हैं लिविंग के, ये साइंटिफिक व्यू है। और ये दूसरा व्यू है फिलोसफिकल व्यू, ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, नॉट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी। भाई मैं क्यों जिंदा हूं, ये बात जो है ये तो फिलोसफिकल व्यू है ना, क्यों जिंदा हूं, क्या काम कर रहे हैं, ऐसा क्या है, वो सब तो फिलोसफिकल व्यू है। बात समझ में आ रही है, यस यस। नहीं बेटा, पाइप थोड़ा ऊपर की तरफ रखा हुआ था ऐसे, और उसमें छोटा सा वो प्लांट ग्रो किया था, उसकी वो लीफ भी हेट्रोफिली का वो एग्जांपल था, क्योंकि उसकी नॉर्मल लीफ आई, फिर वो कटी हुई लीफ आई, एक कटी कटी सी लीफ का बेल का पौधा होता है, पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करता है वो, यस। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। तो पहले पेज में आपको कुछ काम का मिला, मेरे हिसाब से एक ही दो चीजें मिल सकती हैं, आप देखो ध्यान से क्या है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, पहले एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। द वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड, कितना वंडरफुल है, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट, मतलब डेजर्ट है, कुछ भी अलग अलग तरह के हैबिटाट, जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, आधे बच्चे इसमें फंसे रहते हैं, ये डेसिडुअस क्या होता है, ये सब तुम्हारे काम का है ही नहीं। फ्रेश वाटर लेक, लीव अस स्पीचलेस, हम कुछ बोल नहीं पाते इतनी सब चीजें देख के। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, है ना, माइग्रेटिंग बर्ड्स, फ्लावर और अटैकिंग शार्क, इवोक, इवोक का मतलब होता है कि लाना, करना, इवोक, इवोक मतलब हमारे दिमाग में डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब हमें लगता है वाह कितना अजीब सा है। द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट, इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट समझ में आ रहा है, कॉपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, और इवन मॉलिक्यूलर, देख रहे हो अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये घास है और ये काऊ है, काऊ है, तो ये काऊ की पॉपुलेशन, ये घास की पॉपुलेशन, तो अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, समझ में आया उनमें, या पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, मान लो इस एरिया में कुछ पॉपुलेशन है, एक इस एरिया में है, व्हाट इज पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज, तो इस एरिया की पॉपुलेशन और इस एरिया की पॉपुलेशन, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, सही है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब है सेल के अंदर, सही है, यस। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट का मतलब होता है निहित अर्थ, निहित अर्थ मतलब छुपा हुआ मीनिंग, कह रहा है कि मतलब ये सारा चीज देख के हमारे मन में सवाल आता है जीवन क्या है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है, जो ऐसा आंसर मांग रहा है कि लिविंग के क्या फीचर होते हैं नॉन लिविंग के कंपैरिजन में, सही है। और दूसरा सवाल है फिलोसफिकल वन, जो ये मांग रहा है कि पर्पस क्या है, मेरी बात समझो क्या, ये कह रहा है कि जब मैं इतनी सारी चीजें देखता हूं तो मेरे मन में सवाल आता है लिविंग क्या है, लिविंग होता क्या है। उस सवाल का जब आंसर मैं करने जाता हूं तो दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन कहता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है, मतलब लिविंग के फीचर बताने। दूसरा है फिलोसफिकल, जो ये पूछ रहा है फिलोसफिकल क्या है, आप समझ में आ रहा है, फिलोसफिकल क्या है, ये पूछ रहा है जीवन का कारण क्या है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे, हम पहले वाला पढ़ेंगे, क्या इस पूरे में कुछ समझ। अब ये क्या लिख रहा है, इवोक, इवोक का मतलब हमारे अंदर लाना, डीप सेंस ऑफ वंडर, हमारे अंदर वो लाता, इवोक ऑ, ऑ मतलब वाह कितना बढ़िया है, इवोक ऑ,
एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन हो रहा है दो एनिमल्स में, कॉपरेशन हो रहा है। यस, किसके अंदर? मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये लोग एक ही जगह रह रहे हैं, तो ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, या अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में। यस, तो ये जो क्वेश्चन है ना कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब बताओ, तुम्हें लग रहा है इसमें हमने काम की चीज लिख ली? यस बेटा, सनातनी सीताराम बच्चे, उतना इसमें कुछ समझना नहीं है। वी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। तू समझ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बहुत डीप, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। क्या लिख रहा है देख बच्चे, ये क्या लिख रहा है? द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग मतलब कूदते हुए घोड़े, शार्क अटैक कर रही है। डीप सेंस ऑफ वंडर हमारे अंदर ऐसा आ रहा है। तो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये दोनों के बीच में क्या क्या चीज चल रही है? काऊ घास को खा रही है, सही है, अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, दो अलग अलग पॉपुलेशन की जो है उनके बीच में। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन। यस, समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? टेक्निकल है, हम लिविंग के फीचर बताएंगे। दूसरा फिलोसफिकल है, जो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। यस और नो? अब इसको नोट कर लो। अब हम चढ़ेंगे, सबसे पहले फीचर ऑफ लिविंग पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। क्या अभी से नीट क्रैक हो पाएगा? नहीं बेटा, नीट क्रैक होगा जब एग्जाम होगा। मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे नीट क्रैक करना चाहते हैं। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, प्लीज सिलेबस खत्म करो, नीट मत क्रैक करो। तुम्हें सिलेबस में परफेक्शन चाहिए, नीट अपने आप क्रैक हो जाएगा। याद रखो, नहीं तो फंस जाओगे तुम। तुम क्या कर रहे हो? किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हो जाए किसी तरीके से। तुम मास्टरी लाने की कोशिश करो, हर चीज को अच्छे से करो। टाइम लगेगा पर मतलब बढ़िया से करो। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन भर पढ़ते रहो, मैं कह रहा हूं किसी चीज को सोचा करो कि कैसे करेंगे अच्छा हो पाएगा। यस, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब होता है बेटा सेल के अंदर। यस, सेल के अंदर चीजें चल रही हैं। सेल के अंदर जैसे ग्लाइकोलिसिस चलना, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या हैं? ये चलती हैं। चले बेटा, चले, चले, ठीक है, आ जाइए। अब हम आते हैं बेटा फीचर ऑफ लिविंग की। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं फीचर ऑफ लिविंग, तो मैं ये समझता हूं कि लिविंग जो है, लिविंग हैव मैनी फीचर विच नॉन लिविंग डोंट हैव। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनना, देखिए कितने बच्चों को बात समझ में आती है। इज दिस रिमोट इज नॉन लिविंग और डेड? बताओ, इज दिस रिमोट इज नॉन लिविंग और डेड? नॉन लिविंग। डेड नहीं बोल सकते। डेड बोलने का मतलब होगा कि वो पहले जिंदा था। आप समझो। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि लिविंग में कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होते। सम फीचर उसमें से कौन कौन से हैं समझो। सम फीचर उसमें से एक मेरे पास ग्रोथ है, ठीक है, एक मेरे पास रिप्रोडक्शन है, ठीक है, यस।
एक मेरे पास मेटाबॉलिज्म है। क्या है मेरे पास? मेटाबॉलिज्म है। एक मेरे पास कॉन्सियसनेस है। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है अभी आप समझेंगे इस बात को। एक मेरे पास है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन अमंग, इंटरेक्शन एट ऑल लेवल। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे सेल इंटरेक्ट करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेल इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? टू फॉर्म टिश्यू। यस और नो? यस और नो? तो ये कैसा इंटरेक्शन हो गया? फंक्शनल। कार्बन कार्बन इंटरेक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, तो वो स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन हो गया। तो इस तरीके की चीजें आपको मिलती हैं। क्लियर है? इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी बेटा। ठीक है, देख रहे हो, 1 2 लिख के फिर 3 लिख के DEF हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है ना? चलो कोई नहीं, टिक कर लेना आप, सही है। आप समझो, इसके अलावा मान लो हमने रिप्रोडक्शन लिख दिया, और भी चीजें हो सकती हैं। ब्रीदिंग हो गया, आप लिख सकते हो, मूवमेंट हो गया। ये सारी चीजें किसका फीचर है? ये सारी चीजें इसमें क्या है? किसका फीचर है? लिविंग का है। एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा? सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी क्या लिखती है? ध्यान सुनेंगे। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी कहती है कि हम क्या करते हैं कि जो फीचर होते हैं ना, फीचर हमारे पास कैसे हैं? डिफाइनिंग होंगे। डिफाइनिंग फीचर कौन सा होता है? फीचर कैन बी डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होगा बताओ जल्दी से? फीचर कैन बी डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर कौन सा होता है बेटा? डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सब में प्रेजेंट हो। डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है? कि वो प्रेजेंट होगा हमेशा, प्रेजेंट ऑलवेज, हमेशा होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा, उसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो फीचर कैन बी डिफाइनिंग फीचर। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ग्रोथ एक फीचर है, पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि ग्रोथ हमेशा नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो डिफाइनिंग फीचर होगा वो हमेशा होगा। मैं आपको कहूंगा मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। हर लिविंग सेल कोशिका में मेटाबॉलिज्म जरूर चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सब में प्रेजेंट हो, सब में प्रेजेंट हो। क्लियर है? सब में प्रेजेंट हो। और हम ये बोल सकते हैं बेटा, जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन लिख लो या सेल डिवीजन लिख लो, ये एक तरीके की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। ये क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। चैप्टर देखो कैसे पढ़ना है, ये मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो टॉपिक है ना, फीचर ऑफ लिविंग, इसमें आपने क्या करना है? आपको मैंने कुछ फीचर लिख दिए हैं, सही है। उसके बाद मैंने आपको एक बात लिख दी है कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो फीचर होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट हो, या प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल, सब में प्रेजेंट हो, उसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग की है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? चार फीचर की स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे? चार फीचर जो हैं ऑफ लिविंग, उसको स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वेदर इट इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट, डिफाइनिंग फीचर और नॉट। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, ये हम पता करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब मैं चार फीचर उठाऊंगा। सबसे पहले मैं कौन सा उठाऊंगा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। इन चारों फीचर को लेकर आपको बताऊंगा कि ये डिफाइनिंग है कि नहीं है। क्या ये फीचर डिफाइनिंग? व्हाट आर डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है वो फीचर जो ऑर्गेनिज्म में हमेशा प्रेजेंट हो। अगर मैं आपसे कहता हूं ग्रोथ एक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म में हमेशा ग्रोथ होती नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस? सुन लो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं यहां पर, आप समझो। हम क्या कह रहे हैं?
हम सिर्फ क्या कह रहे हैं आप समझो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि हम लिविंग के फीचर पढ़ रहे हैं, तो लिविंग में जो फीचर होते हैं वो नॉन लिविंग में नहीं होते। मैं अगर आपसे कहूं क्या नॉन लिविंग ग्रो करती है, नहीं, पर ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि लिविंग में हमेशा नहीं होती। आप समझो, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं कि डिफाइनिंग फीचर पे हम लोग बात करेंगे, तब हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे। मैं 4 फीचर आपको पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन से। मैं सबसे पहले आपको ग्रोथ के बारे में पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ग्रोथ पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, यस। तीसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूं मान लो मेटाबॉलिज्म, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्शियसनेस। इनके बारे में आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। चीजें क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ग्रोथ के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उससे मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा कि ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वैसे लिखा हुआ है तो इसलिए करा रहे हैं। सही है, क्लियर। चलें बेटा आगे, चलें। चले आगे। चलिए, तो सबसे पहला फीचर कौन सा भाई, देखो क्या बोल कह रहा है कि जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं, देखो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी आप पढ़ लो, कुछ वर्ड्स ना समझ में आए चल जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं, इसकी कोई डीप एनसीईआरटी आएगी नहीं नीट में। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम कुछ फीचर की तरफ देखते हैं, यस। उसमें से कौन कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स मतलब मान लो मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उस पर धूप पड़ी और वो बाहर से भाग गया, इसे ही कहते हैं माउंट। माउंट मतलब करना, अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वन कैन एड फ्यू फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट मतलब कॉपी बना सकना, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकना, सही है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बताया था, सेल्स इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाते हैं, यस। इस लिस्ट में और आ जाएंगे। तो ये सारे किसके फीचर है, लिविंग के फीचर हैं। ये सारे किसके फीचर है, लिविंग के। ट्विन का मतलब होता है दो, यस यस। आगे आओ, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ की। बेटा मेरे को अगर यहां से कुछ याद रखना है तो मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि लिविंग में ये सारे फीचर्स के अराउंड बात करेंगे, और हम 4 फीचर पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला फीचर हमारे पास कौन सा है, ग्रोथ का। अभी तक चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ ये पढ़ा है कि हम टेक्निकल डेफिनेशन किसकी, लिविंग की बात करेंगे। अब लिविंग किसे कहते हैं, पर अपने दिमाग में रखो कि हम क्या बात करेंगे, फीचर है कि डिफाइनिंग फीचर है। अब इधर ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, इधर ध्यान देंगे। ठीक है, यस। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डिफाइन करो। ग्रोथ किसे कहते हैं, तो ग्रोथ की डेफिनेशन है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो बदला ना जा सके। चेंज इन सेल साइज, सेल नंबर, ऑर्गन नंबर, ऑर्गन साइज एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ये सारी चीजें इरिवर्सिबल हो, व्हाट इज इरिवर्सिबल, वापसी ना जा सके। आप समझो,
अब आवाज आ रही है? अब आ जाएगी, आ जाओ। मैंने क्या पढ़ाया सुनना ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया बेटा कि हमारे पास ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इरिवर्सिबल चेंज सेल के साइज में, सेल की संख्या में, ऑर्गन के नंबर में, ऑर्गन के साइज में, या साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म में। गार्ड सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका साइज चेंज रिवर्सिबल है, इसीलिए उसको ग्रोथ में नहीं मानते। अब हमारे पास दो तरह की ग्रोथ होती है बेटा, एक होती है यूनिसेलुलर में और एक होती है मल्टी सेलुलर में। ध्यान से देखना, यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है, इसको ग्रोथ कहते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रोथ कह दिया। अब जो ये डिवाइड करके इसने दो सेल बना दिए ऐसे, तो इसको ग्रोथ भी कहते हैं और रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, इसको ग्रोथ भी कहते हैं और रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिसेलुलर कैसे ग्रो करता है, आप समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिसेलुलर कैसे ग्रो करता है, तो यूनिसेलुलर ग्रो करता है कैसे, ग्रो बाई, कैसे ग्रो कर रहा है आप देखो, बाई इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज एंड सेल डिवीजन। साइज बढ़ने से और सेल डिवाइड करने से ये ग्रो करता है। ये क्या करता है, ग्रो करता है। कैसे ग्रो कर रहा है बताओ, साइज बढ़ने से और सेल के डिवाइड करने से ये क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। बेटा बुक के लिए मत परेशान होइए आप लोग, आपकी बुक डिस्पैच में मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डलने लग रही है, ठीक है, आप टेंशन मत लो उसकी। और बुक की हमने सेल भी अभी बंद कर दी है, इसलिए ताकि जिन बच्चों को डिस्पैच हो जाए उसके बाद उसके कुछ चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्री ऑर्डर किया था, मतलब बुक आने से पहले ऑर्डर किया था, तो उनको कुछ बेनिफिट जरूर होगा इस बात का, थोड़ा सा और वेट करना है बस आपने, ठीक है। आ जाओ, यूनिसेलुलर कैसे होगा ये, और आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि फॉर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ, यूनिसेलुलर के लिए सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ भी है एंड रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, अब बात करते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर की। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, हाँ भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है भाई, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज, सही है, इसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं प्लांट और एनिमल ग्रोथ की। अब सुनना ध्यान से, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एनिमल में जो ग्रोथ होती है बेटा वो लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड होती है, यस, ग्रोथ क्या लिमिटेड होती है, और ओवरऑल ग्रोथ होती है। ओवरऑल ग्रोथ होने का क्या मतलब है जरा समझो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही ध्यान से सुनो। ऐसा कभी, ऐसा देखो मेरी बात सुनो, मान लो किसी का स्टमक है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि स्टमक थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से बढ़ जाएगा और नीचे से बढ़ जाएगा, पूरे स्टमक की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ कैसी होती है, एक तो लिमिटेड होती है और पूरी चीज की ग्रोथ होती है। प्लांट में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने कोई प्लांट देखा है और जिसकी इतनी हाइट पर आपने कोई निशान लगा दिया, 10 साल के बाद भी वो निशान वहीं रहेगा, इसका मतलब प्लांट ऊपर से बढ़ रहा है। आप समझो मेरी बात। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, एक तो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है अकर थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ भर होती रहती है, अकर थ्रू आउट लाइफ होगी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है प्लांट ग्रोथ में, क्या होती है, ग्रोथ एक फिक्स लोकेशन पर होती है, ग्रोथ अकर एट फिक्स लोकेशन। बेटा ये चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ा समझ के, हल्का समझ के बस आपको चलना है इसको। सबसे पहले आप समझो हम क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज ग्रोथ, पहले समझो व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ इरिवर्सिबल चेंज है, किसमें,
सेल के साइज में, नंबर में, ऑर्गन नंबर में, ऑर्गन साइज या साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर की ग्रोथ सेल का साइज बढ़ने से भी होती है, डिवाइड करने से भी होती है। सिंगल सेल में सेल का डिवाइड करना ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म बन गए। मल्टी सेलुलर में इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि पहले ग्रोथ होती है फिर रिप्रोडक्शन होती है। यहां पर सेल डिवाइड होने से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ हो रही है, इसे कहते हैं इंक्लूसिव। इसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं। अंकित, मैंने कहानी सुनाई अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला है बेटा? ये रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया है बेटा? मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा हुआ तेरा, क्या नाम है, मेरी बात समझ, आप में से कितने लोगों को ऐसा हुआ कि हाथ जो है यहां से बढ़ गया, यहां पे इतना जगह ऐसे ही रहा? ऐसा तो नहीं होता है। ओवरऑल इंक्रीज होती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट में क्या होता है, पूरी लाइफ भर ग्रोथ चलती है। और दूसरा, प्लांट में क्या होता है कि आप देखोगे एक हाइट पर आपने निशान लगा दिया 5 साल पहले, 5 साल बाद भी वो वहीं रहेगा, प्लांट ऊपर से बढ़ जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ जो एक लोकलाइज होती है, लोकलाइज मतलब एक फिक्स लोकेशन पर होती है। मेरी बात समझो ध्यान से। हमारी ग्रोथ ओवरऑल होती है। एक बच्चे कह रहे हैं सर हाथ कट गया तो वहां से, भाई वो तो रिपेयर है, ग्रोथ थोड़ी है। ऐसा होता है कि हाथ कटने से एक और हाथ निकला, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। मेरी बात समझ ध्यान से। तो दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइम पर हो रही है। अलग अलग टाइम पर होने का मतलब, पहले ग्रोथ होगी, इसलिए कि लिख रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सिंगल सेल में ग्रोथ और सेल डिवीजन एक ही, मतलब सेल का डिवाइड होना ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है। अब इससे ज्यादा इसको नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आसान सी चीज है, कम क्वेश्चन आते हैं और यहीं तक हमें काफी है। ग्रोथ दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठना चाहिए। ग्रोथ का मीनिंग समझो, इरिवर्सिबल कोई चीज बढ़ जाए, किस में हो सकती है? सिंगल सेल में भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर में हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है? हाँ, डिपोजिशन टाइप की। जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो क्या नॉन लिविंग कैन ऑल्सो ग्रो? कर सकते हैं, बट उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। यस, क्या नॉन लिविंग ग्रो कर सकते हैं? यस, बट उनमें जो ग्रोथ होती है, बट ग्रोथ कैसी होती है बेटा? ग्रोथ इज कैसी है बच्चे? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? एक्सटर्नल बाय डिपोजिशन। आप में से कितने लोग गांव में या कहीं रहे हैं जहां पर उन्हें बताया जा रहा था कि यार ये घर जो है पहले नीचा था, घर ऊंचा हो गया, मतलब सॉरी, ये रोड पहले नीची थी अब ऊंची हो गई। रोड कैसे ऊंची हो गई? उसके ऊपर वो रोड बनाते चले गए, रोड ऊंची हो गई, घर नीचा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर चीजें डिपॉजिट हो गई। ऐसे ही रॉक जो होता है, जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन जो होता है, माउंटेन पर अगर मैं चीजें और डिपॉजिट करता हुआ चला जाऊं, तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो ग्रोथ जो होती है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। कैसी होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में। और जो लिविंग होती है, उसमें उसकी जगह जो लिविंग होती है, उनकी ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल होती है। ग्रोथ इज इंटरनल। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जरा समझना। मान लो मैं आपसे कहता हूं ये सेल है, सुनना ध्यान से सारे बच्चे। मैं आपसे कहता हूं ये सेल है, ये कोशिका एक सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैंने कहा कि इस सेल में मैंने क्या किया है, बाहर सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब पूरी बहुत मोटी सेकेंडरी सेल वॉल बनाई है। मैंने कहा कि बहुत मोटी सेकेंडरी सेल वॉल बनाई है ऐसे, इसमें ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब मुझे सोच के बताओ सारे बच्चे, ये सेकेंडरी सेल वॉल के लिए केमिकल बाहर से आया होगा या अंदर से? सर अंदर से आया होगा ऐसे। तो जो भी चीज आई है ये ऐसे ही आई है। समझो ध्यान से। अगर कोई सेल अंदर ग्रो करेगा तो पानी अंदर बढ़ेगा और ऐसे ग्रो करेगा। तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल टाइप से होती है, इंट्रिंसिक कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, इंट्रिंसिक। यस। और जो नॉन लिविंग होता है उसमें एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसीलिए हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इज अ फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसके लिए हम रीजन क्या दे रहे हैं? उसके लिए हम रीजन ये दे रहे हैं कि ग्रोथ जो है
नॉट अकर थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ भर नहीं होती, थ्रू आउट लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरी लाइफ भर नहीं होती सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा रीजन हम ये दे रहे हैं यहां पर कि सम नॉन लिविंग ऑल्सो शो ग्रोथ, ऑल्सो शो ग्रोथ। आपने कुछ ऐसे स्पॉन्ज वगैरह देखे हैं जो पानी एब्जॉर्ब करके साइज बढ़ जाता है। मैं ये टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, और क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज फोकस करके पढ़ो, क्योंकि आसान है चाहे मुश्किल है, आपको पढ़ना जरूर है, ये टॉपिक ऐसा ही है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं ग्रोथ किसे कहते हैं, तो आपने प्लांट को ग्रो करते देखा है, आपने सीड को ग्रो करके देखा है, तो आपको ये पता है कि ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल इंक्रीज। सेल बढ़ जाए, सेल का साइज बढ़ जाए, नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, ऑर्गन बढ़ जाए, जैसे ब्रांचेस बन गई, ऑर्गन का साइज बढ़ गया, इन सब तरीके से हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ होती है। यस, ठीक है, इन सब तरीके से हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब सवाल ये उठता है कि सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर की ग्रोथ में क्या फर्क होता है। सिंगल सेल का मतलब है अमीबा, अमीबा का साइज बढ़ना ग्रोथ है, डिवाइड करना भी ग्रोथ है, पर अमीबा का डिवाइड करना रिप्रोडक्शन भी है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले ग्रोथ होती है, पहले प्लांट बढ़ता है, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे क्या होता है, जब आप कॉइन उछालते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक आएगा ना। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर में पहले ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्शन होती है, पहले ग्रोथ होती है, फिर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, फिर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर क्या होती है, हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है। यस और नो, यस और नो? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा? यस, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया क्या नॉन लिविंग ग्रो करता है। हाँ, जैसे मान लो नॉन लिविंग है, तो इसमें ऊपर मिट्टी इकट्ठी होगी, ग्रोथ होगी, तुम्हारे घर के बाहर की रोड ग्रो कर जाती है। आप में से कितने लोगों को पता है कि जब पुल जो होता है, पुल कोई भी जो फ्लाई ओवर वगैरह है, उस पर वो क्या करते हैं, पहले वो रोड हटाते हैं, फिर नई रोड बनाते हैं, नहीं तो मिट्टी बढ़ती जाएगी, वेट से पुल ही गिर जाएगा। ऐसा आपके नॉर्मल रोड्स पे नहीं करते, उसमें रोड बनाते चले जाते हैं, तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, घर नीचे हो जाता है, तो वो ग्रोथ है, हाँ है, लेकिन वो कैसी एक्सटर्नल टाइप की है। लिविंग में कैसी होती है, इंटरनल होती है। अब ग्रोथ फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ नहीं होती पूरी लाइफ भर सभी ऑर्गेनिज्म में। दूसरा, सम नॉन लिविंग ऑल्सो शो ग्रोथ। कैसे वाली शो कर रहे हैं, कैसे वाली शो कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक शो कर रहे हैं। कैसे शो कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक शो कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? इतना ही याद रखना है बस आपको। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। कैफ हमें बायोलॉजिकल अगले वीक से पढ़ाना है ना। देखो, मैं आपको समझा देता हूं। प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है, और कंटिन्यूसली पूरे लाइफ भर सेल डिवाइड कर देते हैं। ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन एज, तो लिमिटेड हो गई। उसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है यूनिसेलुलर ग्रो बाय सेल डिवीजन। देख रहे हो, सेल के डिवाइड होने से ग्रो कर रहा है, सही है। और कैन इजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर। ये क्या होता है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब को कहते हैं इन विट्रो, ठीक है, बाई सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे हो रही है, नंबर काउंट करके। इन मेजोरिटी हायर एनिमल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले ग्रोथ होगी, फिर क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, क्लियर? इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो गिव
ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। सही है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? कह रहा है नॉन लिविंग भी कैसे ग्रो करता है, इंक्रीज इन बॉडी मास से, देख रहे हो। हाउएवर दिस, देखो क्या लिख रहा है, इंक्रीज इन बॉडी मास को हम ग्रोथ कह रहे हैं, तो कैसे इंक्रीज करता है? अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया ले ले तो नॉन लिविंग लिविंग हो जाएगा। माउंटेन बाउल्डर्स मतलब पहाड़ कैसे ग्रो करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। सही है, किस पर? सरफेस पर। ग्रोथ इज, लेकिन लिविंग में कैसी होती है? देखो लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है? इनसाइड से होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। जल्दी देखो बेटा, जल्दी, इतना ही पढ़ना है बेटा, ये चैप्टर इजी है। उसके अलावा स्टार्टिंग के टॉपिक बहुत डाइसी है, इस साल एक आध साल और पढ़ाएंगे, फिर ये वाले टॉपिक नहीं जरूरत है। रीजन क्या है? ये आएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से कट गया, बस कहां दे रखा उसने, शायद सिलेबस में मेंशन था, इसलिए करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना, बहुत डीप एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कौन से टॉपिक कितने पढ़ने हैं, वो परेशान बहुत ज्यादा होते हैं। यस बेटा, म्यूचुअल का मतलब होता है एक साथ मिलके, सिम्बायोटिक का मतलब होता है फिजिकली जुड़े होना। यस, आगे चले, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, ध्यान सुनेंगे, तो रिप्रोडक्शन की वैसे डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो याद रखो, रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब बच्चे, ऑफ इट्स ओन काइंड, खुद के जैसे बच्चे बनाने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है, इट इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। इट इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि री मीनिंग मतलब व्हेन वी कंसीडर रिप्रोडक्शन, व्हेन वी कंसीडर रिप्रोडक्शन, हम मेनली क्या कंसीडर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी मेनली कंसीडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि वो मेन टाइप की रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन भी बनाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सुनना ध्यान से। अब रिप्रोडक्शन के टॉपिक को कैसे देखना, जब एक बार समझ लोगे तो आसानी से आ जाएगा। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और बनाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की जब भी बात की जाती है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है। रीजन बता रहा हूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन नहीं लाता। रिप्रोडक्शन इवॉल्व किस लिए हुई थी? वेरिएशन लाने के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गैमेट का फ्यूज करना, जिससे वेरिएशन आती है। वेरिएशन रॉ मटेरियल है किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम जब भी बात करते हैं, हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का मेनली मतलब होता है, मेनली हम कंसिडर करते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन? मेनली कंसिडर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सम मल्टीप्लाई बाय ए सेक्सुअल, सम मल्टीप्लाई बाय ए सेक्सुअल का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कुछ लोगों की एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा है, उसमें बडिंग होती है, ठीक है। हमारे पास प्लेनेरिया है, हाँ भाई, प्लेनेरिया में क्या होता है आपको पता होगा, रीजनरेशन होती है। फंजाई में स्पोर बनते हैं, फंजाई और एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, या फंजाई में एक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कोनिडिया। क्या बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? कोनिडिया। एल्गी में हमारे पास क्या बनते हैं? जू स्पोर बनते हैं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सुन लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों बात करेंगे? क्योंकि उससे वेरिएशन आती है। पर अब यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, सम मल्टीप्लाई बाई ए सेक्सुअल और सम नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको समझाता हूं कैसे।
आपने बेटा, आपने हनी बी में पढ़ा है वर्कर बी, तो जो वर्कर बी है वो हो गया, या म्यूल हो गया, यस, या वो कपल हो गए जो स्टेराइल है, मेल फीमेल जो स्टेराइल है, उनमें क्या नहीं होती, उनमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती, नो रिप्रोडक्शन। तो क्या वो लिविंग नहीं है? मुझे बताओ, क्या वो लिविंग नहीं है? बट दे आर लिविंग, बट दे आर लिविंग, उनमें लिविंग के बाकी फीचर तो हैं। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो फीचर तो है, पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन इज फीचर ऑफ लिविंग, रिप्रोडक्शन इज फीचर है, मतलब लिविंग का एक फीचर है, फीचर ऑफ लिविंग, लिविंग का एक फीचर है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मतलब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? मतलब मेरी बात सुनो, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सब में है और हमेशा है। जैसे क्या सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं है। क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? आप याद करो, हनी बी में जो वर्कर बी है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करता, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया? नहीं। तो फीचर ऑफ लिविंग, बट क्या नहीं है बेटा? बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये क्या नहीं है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। यस और नो, यस और नो। ये वाले पॉइंट से, ये 3 ही 4 पॉइंट है। सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या निकलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल नहीं होती? बहुत सारे हैं जिनमें ए सेक्सुअल होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल भी नहीं होती, होती ही नहीं है। तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? नहीं। तो लिविंग का ये फीचर है, मतलब फीचर जो लिविंग है उनमें रिप्रोडक्शन होती है, पर हम ये नहीं कह सकते कि हर लिविंग में रिप्रोडक्शन होती है। आप समझो, तो इसलिए फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। म्यूल बेटा उसको बोलते हैं ना, जो से डंकी और हॉर्स के क्रॉस से जब हम बना रहे हैं, तो जो म्यूल है, खच्चर, वो आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ाता ना। इंप्लिसिट का मतलब होता है निहित अर्थ, इंप्लिसिट का मतलब होता है निहित। हिंदी में लिख दूं? वो तो और नहीं आता तुम्हें। निहितार्थ कहते हैं उसे। निहित अर्थ मतलब हिडन मीनिंग, इंग्लिश भी लिख देता हूं, हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मतलब। अब समझ में आ रहा है? एक होता है एक्सप्लिसिट। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, पेरेंट्स ने देख लिया, इसका सीधा मीनिंग है पिटाई होगी, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है। इंप्लिसिट क्या है? तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, मम्मी ने देख लिया, वो नहीं पिटेंगी, सामने होगी पिटाई। छुपे हुए मीनिंग को कहते हैं इंप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट। तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत खराब है मेरी तरह। यस। अरे म्यूल और प्लूम्यूल अलग अलग चीज है, प्लूम्यूल तो सीड में होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है, आगे चले। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो, रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी क्या फीचर, क्या लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। implicit we refers to sexual reproduction. Organism reproduce asexual mean also. Implicit का मतलब समझ में आ रहा है? जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल की। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय asexual mean also. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spore they produce. In living organism, lower organism like yeast and hydra, we observe बडिंग, प्लेनेरिया में रीजनरेशन, ये सारा। ठीक है, मतलब ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कल बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, है ना। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव। रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसलिए ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं है। यस और नो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रिप्रोडक्शन क्या ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी है? नहीं, वो स्पीशीज के लिए कंपलसरी है।
बेटा तृप्ति, म्यूल में मेल फीमेल कौन है ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तेरे सिलेबस में ही नहीं है। यस, हाँ लिख लो जल्दी से, क्योंकि क्या होता है कुछ कोचिंग में क्या है, म्यूल है ना, मतलब एक होता है खच्चर, एक होता है पोनी, उसमें मेल फीमेल अलग अलग है, फादर अलग, उसके भी क्वेश्चन है, वो क्यों पूछेगा यहाँ पे, लॉजिक ही नहीं है उसका पूछने का। यस बेटा, इनफर्टाइल कपल का क्या मतलब होता है, स्टेराइल कपल लिख लो या इनफर्टाइल। स्टेराइल का मतलब होता है कभी वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, इनफर्टाइल का मतलब है कि पहले रिप्रोड्यूस कर सकते थे, अब क्या है रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रही, या जो भी है ना, मान लो स्पर्म काउंट कम है या गैमेट्स वेल डेवलप नहीं है, इन्हीं को वो गिफ्ट गिफ्ट और वो चीजों की आवश्यकता है। यस, क्या पर ये नॉन लिविंग है, नहीं लिविंग है। यस, चलते हैं मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जल्दी करो, ये लिख लिया, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। हाँ तृप्ति, आपने क्वेश्चन देखे होंगे पर वो क्वेश्चन नहीं करने आपने, क्योंकि वो कोचिंगों को ऐसा लगता है कि हमने बच्चे को, जैसे बच्चे को क्या होता है, उसको ये पता चल गया कि म्यूल में ये मेल हॉर्स है, ये फीमेल डंकी है, उससे बच्चे को ऐसा लगता है कुछ नॉलेज आ गई, वो नॉलेज वो नहीं है, वो तो डाटा है, वो नहीं करना हमें। हाँ, तुम ड्रॉपर में पढ़ रहे हो या 11th में पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए करने कौन से क्वेश्चन है। चले आगे, आ जाओ। चले मेटाबॉलिज्म की बात करें, आ जाओ। कितने लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में एक्चुअल में पता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सबसे पहले तो ये समझो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, सीधे केमिकल लिखते हैं, कोई नहीं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। दूसरी चीज, ये जो केमिकल्स हैं बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, दीज केमिकल्स आपके सेल के अंदर ही है, दीज केमिकल्स आर कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते हैं? ब्रेक होते हैं और न्यू बनते रहते हैं। अब मुझे बताओ, इन केमिकल्स को कौन बनवाता है? केमिकल रिएक्शन है, सही है। कैसे होते हैं? बाई केमिकल रिएक्शंस। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, समझ में आ रहा है? अब ये केमिकल रिएक्शन कौन कराता है? एंजाइम। दीज केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन को कौन कराता है बेटा? दीन केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट बाय एंजाइम। कौन कराता है? एंजाइम्स कराता है। कौन कराता है? एंजाइम कराता है। तो इन्हें हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन? ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन? ऑल केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन? समझ में आ रहा है? और एक और स्टेटमेंट है, ऑल केमिकल रिएक्शन
इनसाइड सेल आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। बताओ कौन सी सही है? सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन सही है, सारे केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, लेकिन जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल में होते हैं सारे मेटाबॉलिक हैं। इसका मतलब सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिक ना हो। समझो ध्यान से। सेकंड गलत है बेटा, सारे केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक नहीं होते। यस, समझ में आ रहा है? तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है आप समझो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ all chemical reaction inside cell is metabolism। सेल के अंदर होने वाले सारे रिएक्शंस को आप मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। रिएक्शंस इनसाइड सेल और लिविंग कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इन वीवो। उसको हम क्या बोलते हैं? इन वीवो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इन वीवो बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इन वीवो। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन वीवो बोलते हैं। तो रिएक्शन इनसाइड सेल या लिविंग कंडीशन को कहते हैं इन वीवो। इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो क्या होता है जल्दी बताओ। इन विट्रो क्या होता है? रिएक्शंस या प्रोसेस अकर इन टेस्ट ट्यूब या बोल सकते हो आर्टिफिशियल कंडीशन। अब मैं जो आपको बात समझा रहा हूं जरा ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ये सेल है, ठीक है, सेल है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, एंजाइम E1, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, एंजाइम E2, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, एंजाइम E3। ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है। सवाल ये उठता है क्या एंजाइम टेस्ट ट्यूब में काम कर सकता है? ए को बी में कन्वर्ट कर सकता है टेस्ट ट्यूब में? यस। तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? कैन बी एक्टिव, कैन बी एक्टिव इन बोथ इन वीवो और इन विट्रो कंडीशन। इन वीवो और इन विट्रो कंडीशन, सही है? एंजाइम एक्टिव होंगे इन वीवो और इन विट्रो कंडीशन, सही है कि नहीं? जल्दी बताओ, सही है कि नहीं? तो एंजाइम जो हमारे पास एक्टिव होंगे वो इन वीवो और इन विट्रो दोनों कंडीशंस में एक्टिव होंगे। यस और नो? इन वीवो और इन विट्रो दोनों कंडीशन में एक्टिव होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं समझो ध्यान से।
देखो अब इस लाइन का मतलब बताओ, यहां तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। सभी ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने, ये केमिकल कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा हमेशा केमिकल रिएक्शन जो इनसाइड सेल है, किसकी बात हो रही है, इनसाइड सेल की, वो हमेशा एंजाइम कराता है। उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रिएक्शन इनसाइड सेल लिविंग कंडीशन में, उसको कहते हैं इन वीवो। मान लो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं इन वीवो। इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन में। एंजाइम कैन बी एक्टिव इन बोथ इन वीवो और इन विट्रो। आपने एक एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया था जहां पर मुंह के सलाइवा में स्टार्च का डाइजेशन कराया जाता है, उसे कहते हैं इन विट्रो। अब मैं ये आपसे एक लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन बताना आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस, कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है, ध्यान सुनेंगे, इसका मीनिंग है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट बाय एंजाइम, और एंजाइम कहां होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट बाय एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स जो हैं ध्यान सुनेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट बाय एंजाइम्स, और एंजाइम्स जो है हमारे पास, एंजाइम्स जो है, ध्यान सुनेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैरी आउट बाय एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स हमारे पास हैं, समझे? एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस बाय सेल, ऑलवेज प्रोड्यूस बाय सेल। हमेशा कौन बनाता है? सेल बनाता है। इस बात का मीनिंग समझ में आया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है। इसका मतलब है कि इनको कराने वाले एंजाइम है, और एंजाइम हमेशा सेल बनाता है। कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन का मतलब एंजाइम कैन बी, ध्यान सुनेंगे, एंजाइम कैन बी एक्टिव आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है इन विट्रो। तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे कोई पूछे मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है, नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइड सेल भी हो सकता है। रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैन अकर आउटसाइड सेल, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल, ये डिफाइनिंग फीचर है, ये है डिफाइनिंग फीचर। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, आप समझो, मेटाबॉलिज्म होता है। बेटा एंजाइम को हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं पर बनाएंगे नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंजाइम बनाने में मुझे 20,000 रुपया लग रहा है और वो फ्री में ऐसे ही मिल जा रहा है, तो क्या मैं पैसे खर्च करूंगा? नहीं। तो एंजाइम अमीनो एसिड के बने होते हैं, मैं लैब में बना सकता हूं पर जरूरत नहीं होती। अगर उसको कोई ऑर्गेनिज्म बना देगा तो अच्छा है ना। तो एंजाइम दोनों कंडीशन में काम कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, उनको कंडीशन चाहिए होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। रीजन क्या है? वो आउटसाइड सेल, नहीं तो टेस्ट ट्यूब मतलब लिविंग हो जाता, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग हो जाता, टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता? लिविंग हो जाता। अब देखो, खुद से देखो, सारी एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने। केमिकल छोटे बड़े अलग अलग क्लास के होते हैं, कोई प्रोटीन है, फंक्शन अलग अलग होता है, और वो बनते रहते हैं लगातार और चेंज होते रहते हैं लगातार वो केमिकल। दीज कन्वर्जन आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस केमिकल की कन्वर्जन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन लगातार हमारी बॉडी में हो रहे हैं। उसके बाद कह रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? ऑल प्लांट एनिमल माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म।
नो नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी नॉन लिविंग चीज में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन को मैं आउटसाइड सेल दिखा सकता हूं, कहां पे? टेस्ट ट्यूब में। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, एस क्या मतलब, एस का क्या मतलब है? एक रिएक्शन, एक से ज्यादा, ठीक है, परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। कह रहे ना जिंदा है ना मरा हुआ है। तो जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन करा रहे हो एंजाइम से, वो जिंदा है और मरा हुआ नहीं क्यों है? वो जिंदा नहीं है क्योंकि सेल के अंदर नहीं हो रहा। वो मरा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको करा रहा एंजाइम जो सेल से मिलता है। ये देखो, हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर हो सकता है क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है, विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली आर लिविंग रिएक्शन। समझो ये क्या बोल रहा है, आप समझो। देखो हमने क्या लिखा है, हम यहां पर मेटाबॉलिज्म लिख रहे हैं, इसको मेटाबॉलिक कर देते हैं, ये हटा दो, चलो कोई नहीं। हम क्या कर रहे हैं सुनो, हम लिख रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि आउटसाइड सेल हो सकता है किसमें? इन टेस्ट ट्यूब। आप समझ पा रहे हो? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल, ये डिफाइनिंग फीचर है, जिसको आप क्या नाम लिख सकते हो? मेटाबॉलिज्म लिख सकते हो। सर मेटाबॉलिज्म बाहर भी हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल डिफाइनिंग फीचर है। अगर आपसे कोई पूछे क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, रिप्रोडक्शन सारे में नहीं होता। मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर। इंसुलिन को आर्टिफिशियली बनाया जाता है, हाँ बनाते हैं, पर कौन बनाता है? याद करो, हम ई कोलाई में बनाते हैं। उसको भी किस में बनवाते हैं? ई कोलाई में बनवाते हैं। फिर उसमें से वो बी पेप्टाइड तो बना तो उसे ऑर्गेनिज्म ही रहा है ना। क्या हम अमीनो एसिड जोड़ के बना सकते हैं? हाँ, पर कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए। और अभी कितने का है वो? 200 रुपए का इंजेक्शन मिल जाता है। तो वो बनाए फिर हम? बताओ जल्दी से, बनाए? ये वाला पढ़ लो क्या कह रहा है। कोई भी नॉन लिविंग चीज मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती। मेटाबॉलिक रिएक्शन ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि आउटसाइड सेल हो सकते हैं। नॉन लिविंग क्यों नहीं? क्योंकि एंजाइम करा रहा है, एंजाइम सेल से मिलता है। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं कॉन्सियसनेस की। कॉन्सियसनेस क्या होता है आप समझो ध्यान से। सबसे पहले स्टिमुलस का मतलब समझो। व्हाट इज स्टिमुलस? मेरी बात सुनो ध्यान से। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी एक्सटर्नल चेंज। हमारी बॉडी में स्टिमुलस फील करने के लिए क्या प्रेजेंट है? हाँ भाई, सेंस ऑर्गन। फोटो रिसेप्टर मतलब आंख। स्टिमुलस क्या है बेटा? एनी एक्सटर्नल चेंज। किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट एक स्टिमुलस है, ठीक है, केमिकल एक स्टिमुलस है, ठीक है, यस। और स्टिमुलस क्या हो सकता है? सही है। तो स्टिमुलस क्या 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 चीज हो सकती है बेटा? फिजिकल, केमिकल, कुछ भी। तो स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, स्टिमुलस जो है वो हमारे पास फिजिकल, केमिकल, रुक जा भाई, और बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? फिजिकल स्टिमुलस मान लो प्रेशर पड़ गया, लाइट आ गई। केमिकल मतलब कोई केमिकल। और बायोलॉजिकल मतलब जैसे वायरस वगैरह का अटैक। ठीक है, प्लांट जो है
वो रिस्पॉन्ड करते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है आप याद करो, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, मतलब कम टाइम में फ्लावर करने। शॉर्ट डे प्लांट सुना है किसी ने? ऐसे प्लांट जो दिन छोटा होता है तब फ्लावर करते हैं। यस। एनिमल में सेंस ऑर्गन होते हैं टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलस। किसी भी तरह के रिस्पॉन्ड स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। बैक्टीरिया में क्या है? ऑल्सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है। ऑल्सो क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? रिस्पॉन्ड करने के लिए, स्टिमुलस के लिए, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। सही है? मेरी बात सुनो, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है बेटा? किसको नहीं पता जल्दी बताओ। देख बेटा मेरी बात सुन, ये सेल है बैक्टीरिया का, अगर बाहर से कुछ केमिकल आएगा तो ये रिस्पॉन्ड करता है, तो बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस से। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इसका मतलब ये हुआ, कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करने को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, ध्यान रखना बेटा। ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस। सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस। सभी ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस। समझो, ऑल ऑर्गेनिज्म, बेटा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में होना। ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस से। एक चीज एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस होता है। सेल्फ कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? हाँ भाई, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियस? मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई डॉग है आपके घर के आसपास, कोई एनिमल, डॉग, कैट आपने देखी होगी, आप में से बहुत लोग उन्हें कई बार मार भी देते हैं, भगा देते हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप सुन पाओ तो। क्या होता है बेटा, ये एनिमल्स दिन भर एक ही काम करते हैं, खाना खोजते हैं। अगर आप देखोगे, कैट आपके घर में दूध पी गई तो खाना ही तो खोज रही थी। ऐसा थोड़ी उसको नुकसान करना है। नुकसान करने की प्रवृत्ति जो होती है वो इंसान की नहीं होती, एनिमल्स की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका एक ही काम होता है, एक होता है कि खाना खोजना, एक होता है खुद को प्रोटेक्ट करना कोई मारे, और तीसरा काम होता है उनका पेरेंटल केयर, अपने बच्चों की रक्षा करना। इसके अलावा एनिमल्स कोई काम नहीं करते। एनिमल्स को ये नहीं पता होता कि वो दिल्ली में प्रेजेंट है, पंजाब में है, हरियाणा में है, यूएस में है। गाय गाय होती है, उसको नहीं आइडिया होता। मेरी बात समझो ध्यान से। तो और उसको ये भी नहीं पता तो वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जो मुझे समझ में आता है। ये जो चीजें हैं कि हमें अपने काम का मतलब अपने बिहेवियर का रीजन पता हो, ये सिर्फ ह्यूमन में होता है। ह्यूमन जो है बेटा, वो नो रीजन ऑफ इट्स बिहेवियर, उसको पता होता है अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर का मतलब बर्ताव नहीं है यहां पर। बिहेवियर का मतलब है मूवमेंट। बिहेवियर का क्या मतलब है? मूवमेंट। उसको जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या आग में हाथ डाल सकता है? उसको पता नहीं है सही गलत क्या है, तो वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। कहीं ना कहीं ह्यूमन जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्शियसनेस समझ में आ रहा है? अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर। यहां तक ठीक है? तो कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या बोला मैंने? उल्टा लिख दिया। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर। उसके अलावा एक और चीज समझाता हूं, मेरी बात सुनना। आपको कॉन्शियसनेस समझ में आ गया? अब मैं आपको जरा इंटरेक्शन समझाता हूं, मेरी बात सुनो। ये कार्बन है, कार्बन इंटरेक्ट करके ये ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज ने इंटरेक्ट करके स्टार्च बना दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से।
कार्बन ने इंटरेक्ट करके ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज ने इंटरेक्शन करके स्टार्च बना दिया, है ना, क्या बना दिया, स्टार्च बना दिया। आप समझना ध्यान से। ठीक है, अब उससे मेरे पास क्या बन गया, ऑर्गेनल्स बन गई। ऑर्गेनल्स के बाद मेरे पास मान लो सेल बन गया, और सेल के बाद मेरे पास क्या बन गया, टिश्यू बन गया। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझो। एक सेल जो होता है उसका अपना एक फंक्शन होता है। जब सेल इंटरैक्ट करके टिश्यू बनाता है, उसने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया, तो वहां पर नया फंक्शन आता है। तो जो इस तरह का इंटरेक्शन होता है ना, कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिविंग का फीचर है। तो ये जो इंटरेक्शन है ना बेटा, इंटरेक्शन टू गिव कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका फीचर है, किसका फीचर है बेटा, ये फीचर है किसका, फीचर है किसका, लिविंग का, फीचर ऑफ लिविंग ओनली। मेरी बात समझो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब कार्बन को जोड़ते हो तो ग्लूकोज बनता है, तो कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ग्लूकोज की अलग प्रॉपर्टी है। ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, ऑर्गेनल्स बनती हैं, सबके फंक्शन अलग हैं। धीरे धीरे इंटरेक्ट करके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये लिविंग का फीचर है, ये भी डिफाइनिंग हो सकता है। आप समझो, डिफाइनिंग फीचर जैसे ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, उसके अलावा कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं, इवन छोटा सा छोटा बैक्टीरिया। ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है, उसे अपने बिहेवियर का, काम का रीजन पता है। एनिमल्स जो प्लांट्स, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते। यस, तो कंक्लूजन क्या है, कॉन्शियसनेस सेल्फ क्या है बेटा, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। आप समझो, समझो, सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ ह्यूमन है क्या, अगर एनिमल्स को पता होता है, देखो आप देखते हो गाय वगैरह, कई बार वो रोड क्रॉस करती हैं, गाड़ी लग जाती है, अगर उन्हें पता होता है इतना तेज हाईवे तो वो वहां पर नहीं चलते ना। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अपने काम का रीजन सिर्फ ह्यूमन को पता है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस। यस, यस। जो कोमा में है वो लिविंग है कि डेड है बेटा, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेड है वो कॉन्शियस नहीं है। ब्रेन डेड है, मान लो ब्रेन डेड है, तो क्या बाकी के उसके ऑर्गन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अगर मुझे हार्ट बीट बढ़ानी है तो मैं क्या कोई केमिकल दूं जिससे हार्ट बीट बढ़ सकती, काम करेगा। तो पूरी बॉडी क्या उसकी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं बॉडी के सेल्स में कॉन्शियसनेस है, ब्रेन में भले ही ना हो। यस, इंटरेक्शन वाली बात बता देता हूं, मेरी बात समझो ध्यान से। आपको एनसीईआरटी ये बात लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि मान लो कार्बन से ग्लूकोज बना, तो क्या हो रहा है बच्चे, इंटरेक्शन से नए फंक्शन आ रहे हैं। इंटरेक्शन क्या दे रहा है, गिव न्यू फंक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन से हमें क्या मिल रहा है, नए फंक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, इसको बस रीड कर लेना, यहां से कल पढ़ेंगे, 2 क्लास में ही खत्म करके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यस। हाँ, डोपा इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें यार, तुम सिंपल अपने दिमाग में, मेरी बात सुनो, तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, कौन सा इसमें से डिफाइनिंग फीचर है, या कुछ स्टेटमेंट आ सकती है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन, ऐसे करके कुछ कुछ स्टेटमेंट आएगी। बहुत इसको हैवी में नहीं लेना है कि नहीं यार ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं क्योंकि इस पे थोड़ा सा डाइसी हूं कि ये कराना था नहीं कराना था, इस साल कराऊं, नेक्स्ट ईयर से शायद ना कराऊं ये टॉपिक। ठीक है, यस। आप एक बार बस रीड कर लेना, बहुत भारी शब्दों के पीछे मत जाना। ठीक है बेटा, चलिए, इसका असाइनमेंट डीपीपी बेटा आज शाम तक इसकी डीपीपी, या मैक्सिमम कल तक डीपीपी अपलोड हो जाएंगी। 3 डीपीपी है इस चैप्टर की, एक अभ्यास है, एक तेजस है, और सिद्धि है। उतनी ही जरूरत है तुम्हें, 40-50 क्वेश्चन मोर देन इनफ होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, मोर देन इनफ। उसी को सॉल्व कर लेना बस, उसके बाद अपने बायोलॉजिकल पे अच्छा टाइम लगेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, यस, बायोलॉजिकल नेक्स्ट वेडनेसडे से।